आज का टॉपिक हम लोग का है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। देखा जाए चलिए देखा जाए। देखा जाए जैसे आयरन का एक्सट्रैक्शन करने के लिए जनरली हेमेटाइट ओर का यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम धीरे समझते चलते हैं। ठीक है, यहाँ से कहा जाता है कि जनरली हेमेटाइट ओर इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ये कहा जाता है कि जनरली हेमेटाइट ओर इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट समझो। हेमेटाइट ओर कंटेन्स, हेमेटाइट ओर जो है वो क्या क्या कंटेंट करता है समझने की कोशिश करो। जैसे हम लिखना चाहें ए Fe2O3, बी FeO, सी P4, डी S8, ई AS, F S2O, G SiO2। जो आपका हेमेटाइट ओर है उसको ध्यान रखना है कि हेमेटाइट ओर में क्या क्या रहता है। ठीक है, हम लोग पहले क्या बोले कि हम लोग आयरन को निकालना चाहते हैं, तो आयरन को निकालने के लिए कोई ना कोई ओर लेना पड़ेगा। और हम लोग क्या लेते हैं? हेमेटाइट। अब जो हेमेटाइट रहता है उसमें क्या क्या रहता है? तो हेमेटाइट में आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, नहीं P4S8, AS, H2O और SiO2, ये सब रहते हैं। ठीक है, अब हमको आयरन निकालना है, नहीं तो जिसमें आयरन प्रेजेंट है वो हमारे काम का है। तो इसमें दोनों काम के कौन है? हमारे ए और ये बी, ये दोनों हमारे काम के हैं। ठीक है, बाकी ये जो बच गए ये क्या है? इम्प्यूरिटीज। ये हमारे लिए क्या है? इम्प्यूरिटीज। ये क्या है? बोलो, दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो पहला काम ये समझ लिए कि हेमेटाइट जब भी कहा जाए तो हेमेटाइट का मतलब सिर्फ Fe2O3 नहीं होता है। हेमेटाइट का मतलब Fe2O3 भी है, उसमें FeO भी है, और साथ साथ ये सब इम्प्यूरिटीज भी उसमें प्रेजेंट है। ध्यान रखना है। ठीक है, चलो सेकेंड स्टेप पे आ जाओ। समझने की कोशिश करो कि हम लोगों को अब कौन कौन से स्टेप्स होंगे, नहीं कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कैसे हम लोग हेमेटाइट में से प्योर हेमे आयरन को निकालेंगे, ये हमको देखना है। चलो चेक करते हैं। स्टेप्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्टेप सब लोग जानते हैं, नहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहला हम लोग को दिया रहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ध्यान रखना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या किया जाता है हम लोग को? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ में हम लोग किया जाता है ग्रिंडिंग ऑफ ओर, ग्रिंडिंग ऑफ ओर, ग्रिंडिंग ऑफ ओर एंड पल्वराइजेशन
एंड पल्वराइजेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, आपके जो ओर होते हैं बड़े बड़े पत्थरों के रूप में पाए जाते हैं, उनको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, तो उसको कहते हैं ग्राइंडिंग। और ये है पल्वराइजेशन, तो पल्वराइजेशन का मतलब जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो उनको पाउडर फॉर्म में पीस दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पल्वराइजेशन, ध्यान रखना है। तो पहला स्टेप समझ गए हम लोग। अब कंसंट्रेशन ऑफ फूड में क्या होता है, सेकेंड स्टेप, तो हम लोग करते हैं यहाँ से क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ध्यान रखना है, यानी कि पानी से ओर को धोते हैं, ध्यान रखना है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक वॉशिंग, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब स्टेप समझ चुके हैं ना हम लोग। नहीं तो हम लोग क्या करना है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। आपको एक सेक्शन ऑफ आयरन आएगा तो ऐसे ही लिखना भी है जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्या करना है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, टी, अगला क्या करना है, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि आयरन का ओर है। नहीं तो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं पहले, नहीं कैसे अलग करना है वो बता चुके हैं। तो अगला स्टेप इसमें क्या करना है, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। चलो, इतना करने के बाद आपका जो ओर होगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कंसंट्रेटेड का मतलब साफ सुथरा हो जाएगा। नहीं, आप ओर को क्या किए, पानी से धो दिए, नहीं तो जो भी मिट्टी होगा, अनवांटेड सब्सटेंस होगा, वो सब अलग हो जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं, आप मैग्नेटिक सेपरेशन कर दिए, नहीं तो जो आपका आयरन का ओर होगा अलग बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज होगा वो अलग बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं पहले भी, तो ऐसा ही हम लोग को लिखना है, इनको डिटेलिंग नहीं करना है। जब एक सेशन आएगा तो इनका डिटेलिंग नहीं करना है, ध्यान रखना, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ फूड में इतने स्टेप्स होते हैं, ध्यान रहेगा। चलो, अब अगला आते हैं। तो पहला काम तो था कि कंसंट्रेशन ऑफ फूड कर दें, यानी कंसंट्रेशन ऑफ फूड कहने का मतलब हुआ कि हमको और साफ सुथरा कर लेना है, पाउडर फॉर्म में इकट्ठा कर लेना है, ये हमारा काम हो गया। अब अगला क्या करते हैं देखा जाए तो सेकेंड स्टेप आपका होता है कैल्सिनेशन। क्या करना है, सेकेंड स्टेप होता है हम लोग का कैल्सिनेशन। चलो, तो कैल्सिनेशन में क्या करते हो बाबू तुम लोग, कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि जो साफ सुथरे ओर होते हैं, उन साफ सुथरे ओर को, नहीं हम लोगों को एयर की कम अमाउंट में, नहीं एयर के कम मात्रा में, या एयर के अनुपस्थिति में बोलते हैं, यानी एब्सेंस में, अगर हम किसी ओर को गर्म करते हैं तो गर्म करने से, नहीं गर्म करने से कुछ चेंजिंग आते हैं, उन चेंजिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन, ध्यान रखना है। चलो, तो हम लोग क्या करना है, यहां से कैल्सिनेशन करना है, यानी कि और ऐसा लिखे ज्यादा अच्छा रहता है, हम लोगों को कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड और इज नाउ heated now heated in presence of now heated in presence of limited amount of air, in presence of limited amount of limited amount of air या limited amount of O2। नहीं, इसको आप O2 भी कह सकते हो या एयर भी कह सकते हो। ठीक है, ये काम करना है। चलो, अब कैल्सिनेशन के कारण क्या चेंजिंग आएगा, चलो, ड्यू टू कैल्सिनेशन, ड्यू टू कैल्सिनेशन following changes, following changes occurs। कैल्सिनेशन के कारण फॉलोइंग चेंजेज अकर्स होंगे, क्या क्या होंगे, अगर आप ओर को गर्म करोगे तो क्या क्या होंगे। चलो, पहला चेंज आएगा, हाइड्रस ओर बिकम्स एनहाइड्रस, जो भींगा हुआ ओर होगा वो सूखा हुआ ओर में कन्वर्ट कर जाएगा, हाइड्रस या हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड ओर बिकम्स क्या होगा, एनहाइड्रस, ये कह सकते हैं। बी, और यहाँ पर या ऐसा लिखे हम लोग ज्यादा अच्छा रहेगा, पहले इसको वोलेटाइल इंप्यूरिटीज, वोलेटाइल इंप्यूरिटीज, impurities volatile impurities are removed
क्योंकि यहाँ भी आप ऑक्सीजन का लिमिटेड अमाउंट तो यूज किए हो ना भाई। नहीं तो जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज होंगे वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके रिमूव कर जाएंगे। कैसे? हम लोग लिख चुके हैं पहले भी रिएक्शन। P4 क्या करता है? O2 से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? P4O10 गैस, और ये गैस बना के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। आपका सल्फर S8O2 से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? 8SO2 का फॉर्मेशन करेगा, गैस बनाएगा, और ये भी क्या होगा? उड़ जाएगा। बैलेंस कर सकते हो, 8 9 16 8 लगा सकते हो, दिक्कत है। आपका आर्सेनिक O2 से रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा AS2O3 में, कन्वर्ट करेगा नहीं, AS2 यहाँ 2 लगा दो, और ये 2 लग गया हम लोग यहाँ पर, और ये हम लोग का अगर यहाँ पर 2 है 3, यहाँ पर 3 लगाएंगे, सॉरी 3 नहीं 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दो, इसको भी चेंज कर दो, यहाँ पर कितना लगा दे? 2 दूना 4, 4 लगा दो, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, तो यहाँ 3 लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो भी वोलेटाइल इंप्योरिटीज थी वो सब क्या हो गई? उड़ गई। ध्यान रखना है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये वोलेटाइल इंप्योरिटीज जो होंगी वो रिमूव हो जाएंगी कैल्सिनेशन के कारण। ये सब पढ़ लिया ना? चलो अगले स्टेप में आ जाओ। अब अगला एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कैल्सिनेशन में। आप याद करो, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे क्या कि हेमेटाइट ओर जो होता है उसमें FeO भी होता है। नहीं तो जैसे ही आप कैल्सिनेशन करोगे, हेमेटाइट ओर में जो FeO है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ये FeO कन्वर्ट कर जाएगा फेरिक ऑक्साइड में। कौन सी कन्वर्ट कर जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में। चलो, यानी कि कहने का सेंस ये है कि FeO ऑक्सीडेशन का मतलब O2 से इसका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन करके ये कन्वर्ट कर जाएगा Fe2O3 में। क्या चीज में कन्वर्ट कर जाएगा? Fe2O3 में कन्वर्ट कर जाएगा। याद करो, हम बोले थे कि हेमेटाइट ओर में Fe2O3 भी होता है और FeO भी होता है। तो ये जो FeO है ये कैल्सिनेशन के दौरान कन्वर्ट कर जाता है कौन सी में? Fe2O3 में। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ध्यान रखना है, अगर इसका ऑक्सीडेशन गलती से नहीं हुआ, नहीं अगर गलती से आप इसका ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाए, नहीं यानी कैल्सिनेशन का प्रोसेस पहले ही बंद कर दिए, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन आप नहीं होने दिए, क्योंकि हर एक स्टेप तो टाइम लेता है ना भाई। नहीं तो हर एक स्टेप में टाइम लगता है। अब इसका ऑक्सीडेशन अगर आप नहीं होने दिए, ध्यान रखना है, तो क्या होगा? ठीक है, तो यहां बता रहा है इफ ऑक्सीडेशन ऑफ FeO not done by calcination, then FeO react with SiO2 and formed FeSiO3 फ्लैग। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप FeO को Fe2O3 में नहीं बदलते हैं, यानी इसका ऑक्सीडेशन नहीं करवाते हैं, तो होगा क्या कि हेमेटाइट ओर में FeO भी है और हेमेटाइट ओर में SiO2 भी है नहीं। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या बना देंगे? FeSiO3। नहीं, ध्यान रखना है, तो Fe और SiO2 आपस में रिएक्शन करके FeSiO3 बना देंगे, और ये क्या है? स्लैग। ये क्या हो गया? स्लैग। नहीं, स्लैग क्या होता है? भारी होता है, ये बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाएगा। नहीं तो सोचो कि आपको तो आयरन चाहिए था, नहीं तो आपका जो आयरन वाला पार्टिकल है इसको बचाना है ना जी, नहीं इसको स्लैग थोड़ा ना बनाना है। नहीं तो ये तो गंदगी के साथ मिल गया और गंदगी बना के नीचे बैठ गया, तो इसमें का जो आयरन था वो तो लॉस हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या करना चाहते हैं? नहीं तो अगर आप चाहते हो कि आपका हेमेटाइट जो है वहां आयरन कहाँ कहाँ है? Fe2O3, यानी O3 के साथ Fe है, और एक कहाँ है? FeO, उसमें भी Fe है। हमको दोनों में का Fe निकालना है। Fe के जो पार्टिकल हैं वो ऑक्सीजन के साथ दो रूप में है, फेरस के रूप में भी है और फेरिक के रूप में भी है। हमको फेरस वाला भी आयरन निकालना है, फेरिक वाला भी आयरन निकालना है। नहीं तो फेरस वाला तो सेफ है, फेरस वाला जो है Fe2O3 वो सेफ है। Fe2O3 क्यों सेफ है?
क्योंकि Fe2O3 और SiO2 के बीच में रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं तो हमको अगर FeO को किससे बचाना है, SiO2 से बचाना है कि वो स्लैग नहीं बनाए, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन देर तक करवाना पड़ेगा। और कैल्सिनेशन देर तक करवा के जितने भी FeO हेमेटाइट में प्रेजेंट हैं उन सब का ऑक्सीडेशन करा के उन्हें क्या कन्वर्ट कर देना है, Fe2O3 में। नहीं, अगर FeO Fe2O3 में कन्वर्ट कर जाएंगे तब वो SiO2 के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे और स्लैग का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठेंगे। कुछ बात दिमाग में गया? तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना है, वही लिख रहा है, इफ ऑक्सीडेशन ऑफ FeO नॉट डन बाय कैल्सिनेशन देन FeO react with SiO2 and formed FeSiO3 slag which settled down in container. Due to this loss of iron exists. इसके कारण क्या होगा, आयरन का लॉस होगा। हमको ध्यान रखना है, हमको जितने आयरन निकलने चाहिए थे ओर में से उतने नहीं निकलेंगे, क्योंकि जितना भी आयरन ऑक्साइड वाला पार्ट होगा वो तो सब बैठ जाएगा नीचे जाके कचरा के साथ। समझ में आया? चलो, तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि कैल्सिनेशन में हम लोग को क्या करना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए, बोलिए। Fe2O3 SiO2 रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर Fe अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +3। नहीं, अब +3 से +4 नहीं जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? जैसे आयरन का यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, +2 है। नहीं तो +2 से +3 में जा सकता है, लेकिन +3 तो हाईएस्ट हो गया इसके लिए, तो क्या ये +3 से +4 में जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन नहीं, क्यों करेगा? इसका तो हाईएस्ट स्टेट में है ना भाई, इसका अब रिडक्शन हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन अब नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, जैसे FeO है उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो +2। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट वो अपना कितना तक बढ़ा सकता है, +3 तक। कितना तक? +3 तक हम लोग का बढ़ाता है, जनरल ट्रेंड में यही है। ठीक है, तो जनरली आयरन अपना +3 तक बढ़ा सकता है, ऐसे बढ़ाने के लिए +4 +5 तक भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम आप जितना भी आयरन का कंपाउंड यूज करता है उसमें या तो फेरस या तो फेरिक, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आयरन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना बढ़ा सकता है, +3 तक। अब आप चाहिए कि उसका +3 से +4 कर दें तो आसानी से नहीं होगा। नहीं, यानी कि हम लोग कहाँ गया, Fe2O3 का ऑक्सीडेशन अब आसानी से नहीं होगा। ठीक है, लेकिन FeO का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पे +2 है और यहाँ पर किस फॉर्म में आ जाएगा, +3 फॉर्म में। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? आपके पास 500 रुपया था, कोई छीन लिया, नहीं, अब फिर अब कोई आ जाए दूसरा कोई छीनने के लिए आ जाए तो क्या छीन लेगा? अब आप ना छीनिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात यहाँ पे कहानी है, आयरन 3 इलेक्ट्रॉन तक लॉस कर सकता है। नहीं तो 3 तक यहाँ पे लॉस कर दिया, अब SiO2 इसके बगल में आया, क्या इलेक्ट्रॉन आपसे छीन के देखेंगे? तो छीनिए नहीं, बाद में बगल उलिटोएगा, नहीं मिलेगा तो कहेगा अच्छा ठीक है चलते हैं, नहीं चला गया तो रिएक्शन नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आगे बढ़े, चलो अब यहां से समझो तो कैल्सिनेशन में क्या क्या हुआ हम लोग को समझ में आ गया। हाइड्रेटेड ओर्स एनहाइड्रस हो जाएंगे। नहीं, हम लोगों का जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज होंगे वो सब उड़ जाएंगे, ध्यान रखना है। हम लोग को ये भी समझ में आया कि जो FeO है वो Fe2O3 में कन्वर्ट कर जाएगा। नहीं, FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना जरूरी है कि नहीं है? उसका ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। नहीं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। नहीं, अगर FeO Fe2O3 में नहीं बदलता है तो क्या होगा, क्या गलती हो जाएगा? गलती ये होगा कि FeO जो हेमेटाइट ओर में SiO2 प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके स्लैग का फॉर्मेशन कर लेगा और वो स्लैग नीचे बैठ जाएगा, जिसके कारण ओर से जितना आयरन निकलना चाहिए था उतना आयरन नहीं निकलेगा, कम मात्रा में आयरन निकलेगा। दिक्कत है? चलो
तो ये समझ में आ गया, यानी अब दिमाग में ये आ रहा है, दिमाग में ये आ रहा है कि अच्छा यानी FeO जो था वो भी Fe2O3 में बदल गया। नहीं तो अब हमारे पास फॉर्मूला, आयरन वाला फॉर्मूला एक एक बचा, कौन? Fe2O3। नहीं क्योंकि FeO तो बदल गया सब Fe2O3 में। चलो अब अगला बात, कैल्सिनेशन करने के बाद क्या करते हैं? स्मेल्टिंग करते हैं ना। नहीं हम लोगों का कैल्सिनेशन के मतलब क्या करेंगे? स्मेल्टिंग। तो अगला स्टेप आता है, चलो स्मेल्टिंग करना है। तो स्मेल्टिंग का मतलब रिडक्शन प्रोसेस। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? रिडक्शन प्रोसेस। चलो ये बोल रहा है क्या कि अगर आपको स्मेल्टिंग करना है तो स्मेल्टिंग करने के लिए आपको एक मिक्सचर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले एक मिक्सचर बनाना पड़ेगा, जिस मिक्सचर में आपका क्या क्या रहेगा? ओर, ओर के पाउडर, कार्बन यानी कि कोयला के चूर्ण, ठीक है, और लाइम स्टोन। ठीक है, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? एक मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं। ए मिक्सचर इज फॉर्म, ए मिक्सचर इज फॉर्म, ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड विच कंटेन, ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड विच कंटेन क्या क्या? और नहीं, और प्लस कोक, और प्लस लाइम स्टोन, लाइम स्टोन जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। ठीक है, और का मतलब आपको Fe2O3 है, ध्यान रखना है। कोक यानी कोयला, कार्बन, उसका फॉर्मूला है C। नहीं, और लाइम स्टोन इन द रेशियो, इन द रेशियो 8:4:1। ध्यान रखना है। ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड विच कंटेन ओर, कोक, लाइम स्टोन इन द रेशियो 8:4:1। ये ले लेना है। ठीक है, और इसको क्या करना है? ब्लास्ट फर्नेस में डालना है, ध्यान रखना है। नाउ दिस मिक्सचर, नाउ दिस मिक्सचर इज पुट into the blast furnace, ब्लास्ट फर्नेस। और इसको हमको क्या करना है? ब्लास्ट फर्नेस में डाल देना है। ठीक है, उसी समय पर, उसी समय पर हमको क्या करना है कि जो ब्लास्ट फर्नेस है उस ब्लास्ट फर्नेस के निचले पेंदे से, नहीं लोअर साइड से, हमको हॉट एयर फ्लो करवाना है। एक ऐसा मतलब एक हॉट एयर, गर्म हवा हमको उसमें से फ्लो करवाना है नीचे से, जिसका टेम्परेचर लगभग 1000 केल्विन होगा। टेम्परेचर कितना होगा? नहीं 1000 केल्विन। तो ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम ए blast of hot air, a blast of hot air is blown, a blast of hot air is blown from lower side of, from lower side of blast furnace। ध्यान रखना है, टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर, टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर कितना है भाई? 1000 केल्विन। बोलो इतना में दिक्कत है? ठीक, चलो अब समझते हैं और देखा जाए। अब यहां से ब्लास्ट फर्नेस थोड़ा निकाल लेते हैं हम लोग। ये हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का फिगर बनाए, नहीं ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या किए हैं? ऊपर से डाले हैं। क्या क्या डाले हैं भाई? चलो देखते हैं, सॉरी सेलेक्ट कर लो, देखा जाए। इसमें हम लोग ये मिक्सचर डाले हैं ना। चलो ये बताओ इस मिक्सचर में क्या क्या है? और, कोक, लाइम स्टोन है। कितना इसका रेशियो है? 8:4:1। यही हम लोग का है। ठीक है, चलो ध्यान रखना 8:4:1 है।
अब हम लोग नीचे से यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ से हम लोग क्या डाल रहे हैं, हॉट एयर, हॉट एयर, यहां से आप डाल रहे हो हॉट एयर, ठीक है। इस हॉट एयर का टेम्परेचर कितना है बाबू, 1000 केल्विन। बोले तो में दिक्कत है, ठीक है। चलो, अब होता क्या है कि ऊपर से जो कोयला आता है, ऊपर से जो कोयला आता है, नहीं अभी इस टेम्परेचर पे केयर नहीं करना है, बारी बारी समझना है। अभी हमारा ब्लास्ट फर्नेस जो है वो खाली था, हम लोग नीचे से हॉट एयर पूरा गर्म हवा फ्लो करवाना शुरू कर दिए, नहीं, और ऊपर से मिक्सचर को धीरे धीरे डालने लगे, स्लोली डालना है, ध्यान रखना है। ये मिक्सचर धीरे धीरे आ गया। अब इस मिक्सचर में जो कोयला प्रेजेंट रहता है, वो कोयला फर्नेस में कहाँ आता है, नीचे आता है, और इस गर्म हवा के कारण वो जलने लगता है। क्या होता है, वो गर्म हवा के कारण जलने लगता है। चलो, कहाँ पर, नीचे वाले पार्ट, यहाँ पर इस वाले पार्ट, ये जो पार्ट है यहाँ पर टेम्परेचर हम लिखे हुए हैं 2170 केल्विन, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कम्बसन जोन। क्या बोलते हैं इसको, कम्बसन जोन, ध्यान रखना है। अब इस कम्बसन जोन में क्या होता है, तो अभी तो बताए आप कि ऊपर से जो कार्बन आएगा, नहीं, वो O2 के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है। अब ये जो कोयला ऊपर से आया, वो गर्म हवा के साथ रिएक्शन किया और जलने लगा। तो जब कोयला जलेगा तो इस ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, ध्यान रखना है। यानी यहां पर जैसे ही CO2 प्रोड्यूस होगा, यहां पर हम लोग का हीट रिलीज होगा कि नहीं होगा, हीट रिलीज होगा, नहीं। अब हीट रिलीज हुआ तो ड्यू टू दिस क्या होगा भाई, इसके कारण ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ लोअर पार्ट, टेम्परेचर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, BF ब्लास्ट फर्नेस इंक्रीजेज टू 2170 केल्विन। टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर गया, एक 2170, क्योंकि आप तो हवा सप्लाई किए थे जिसका टेम्परेचर कितना था, 1000 केल्विन, नहीं, कोयला के जलने के कारण एक टेम्परेचर बहुत हाई होने लगा, और वो कितना हुआ, 2170 केल्विन, ध्यान रखना है। चलो, यहां पर हीट रिलीज कर रहे हैं ना, नहीं, तो ये जो कम्बसन जोन है इसको एक्सोथर्मिक जोन कह सकते हैं। इसमें एनर्जी रिलीज कर रहे हैं ना जी, कोयला जलेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगा ना, नहीं, तो ये कैसा जोन होगा, एक्सोथर्मिक जोन। बोलो, इतना में दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत तो बोलते चलना है। नहीं, हम लोग क्या किए, पाउडर्ड ओर, कोक और लाइम स्टोन को स्लोली गिराना शुरू कर दिए, ठीक है। इसमें उपस्थित कोयला जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा, नहीं, वो इस हॉट एयर से रिएक्शन किया और जलना शुरू किया। जैसे ही जलना शुरू किया, नहीं, यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया, 2170 केल्विन। ये जो प्रोसेस होगा यहाँ पर वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इस पार्ट में कोयले के जलने वाला प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इस जोन का नाम क्या रखा गया, कम्बसन जोन। या चूंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, एक्सोथर्मिक जोन भी हम लोग कह सकते हैं। इतना में दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। हॉट एयर, नहीं, जैसे किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो सिलेंडर मिलता है उसमें तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है। आपको क्या लगता है, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर आप लेके आते हैं हॉस्पिटल में, जो मिल चढ़ता है आपके ऊपर, आपको क्या लगता है, मिक्सचर रहता है। तो प्योर ऑक्सीजन, एयर में से प्योर ऑक्सीजन को निकालने में और प्योर ऑक्सीजन किसी को सप्लाई करने में बहुत महंगा है। बस में रहे, अभी 1 घंटा ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए लगभग 500-700 लोग लेते हैं, अलग अलग चार्ज है। 1 घंटा ऑक्सीजन चढ़ाया जाए तो 500-700 रुपये चार्ज है, नहीं, तो कंबाइंड ऑक्सीजन चढ़ता है, उसमें बहुत सारा गैस रहता है जो आपको हार्म नहीं पहुंचाता है, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा रहता है। लेकिन अगर प्योर ऑक्सीजन आपको चढ़ाया जाए तो जो 500-700 लग रहा है वो 5000 लगेगा। बिल्कुल टॉक्सिक होगा नहीं, क्योंकि कॉम्बस ऑक्सीजन जो है ये कॉम्बसन प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, कॉम्बसन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि कोई भी आप रिएक्शन देखते हो, अगर जलाना है तो हम बोलते हैं रिएक्शन कर दो O2 के साथ, नहीं, तो अगर प्योर ऑक्सीजन अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं सप्लाई किया जाए, ज्यादा अमाउंट में सप्लाई कर दिया जाए, तो वो बॉडी पार्ट्स को हार्म ही करेगा।
नहीं, क्योंकि वो कंबसन करेगा ज्यादा। आपके पास भी जो ऑक्सीजन अंदर जाता है वो क्या करता है, आपके अंदर के फूड को जलाता है। नहीं बोलते हैं कंबशन ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीजन। नहीं, आप प्योर ऑक्सीजन खाई जाने लगे तब तो काम गड़बड़ा जाएगा, कुछ बॉडी पार्ट्स भी अंदर से जलेंगे, वो भी डैमेज होंगे। इतना में दिक्कत है। चलो, तो यहाँ का पार्ट हम लोग समझ गए। अब क्या होता है कि यहाँ पर प्रोड्यूस क्या हुआ तुम्हारा, CO2 गैस प्रोड्यूस हुआ। नहीं, अब ये CO2 गैस कहाँ होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये CO2 गैस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर तो कोयला जल रहा है, तो वहां पर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। नहीं, अब CO2 गैस जब ऊपर गया तो ऊपर वाले पार्ट का, यानी इसके ऊपर वाले पार्ट का जब टेम्परेचर मेजर किया गया तो वो कितना है, 1673 केल्विन है, ध्यान रखना है। तो CO2 साहब अब यहाँ पहुंच गए। यहाँ कौन पहुंच गया, CO2 साहब। नहीं, लेकिन आप ऊपर से तो स्लोली धीरे धीरे गिरा रहे हैं। नहीं, तो CO2 फिर ऊपर से जो कोयला आ रहा है वो अब इस गर्म CO2 से, CO2 क्या है, गर्म है, और ये ऊपर से कोयला जा रहा है वो क्या है, ठंडा है। नहीं, तो ये गर्म CO2 से ये कोयला रिएक्शन करने लगता है। नहीं, जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हम लोग को बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या बनता है बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोयला को जलने के लिए हीट चाहिए। नहीं, तो वो गर्म CO2 में का हीट खींचेगा या सराउंडिंग से हीट खींचेगा। नहीं, तो ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हुआ कि यह जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन एब्जॉर्ब्ड हीट, ये रिएक्शन क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, ये रिएक्शन अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर को डाउन कर देगा। नहीं, तो जो टेम्परेचर यहाँ पर 1673 केल्विन था वो टेम्परेचर 1673 से घट के 1423 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1423। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, कोयला को जलने के लिए हीट चाहिए। नहीं, यहाँ पर तो ब्लास्ट फर्नेस में मिल रहा है। नहीं, यहाँ जल रहा था, उससे उत्पन्न जो CO2 था वो ऊपर गया। अब CO2 और कार्बन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बन को फिर जलना है, तो वो जलने के लिए अब CO2 से हीट खींच रहा है, लेकिन CO2 उतना हीट नहीं दे पा रहा है, सराउंडिंग से हीट खींच रहा है, उसको भरपूर हीट नहीं मिल पा रहा है, तभी तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। अगर भरपूर हीट मिल गया होता तो CO2 बनाता। मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है। नहीं, तो यहां से क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। दिस रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट, ये रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम कितना से कितना, फ्रॉम 1673 टू 1423 केल्विन। टेम्परेचर को घटा दिया ये। नहीं, अब ये जो जोन होगा वो कैसा जोन कहलाएगा, एंडोथर्मिक जोन। नहीं, या हीट एब्जॉर्प्शन जोन, क्या कहेंगे इसे, हीट एब्जॉर्प्शन जोन। तो ये जो पार्ट हुआ आपका, इस पार्ट को हम लोग क्या कह दिए, हीट एब्जॉर्प्शन जोन, हीट एब्जॉर्प्शन जोन। बोलो, दिक्कत है, ठीक। अब हम लोग पहुंच गए मिडिल पोर्शन में। यहां पर यह है हम लोगों का मिडिल पोर्शन, मिडिल पोर्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, मिडिल पोर्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। अब जो मिडिल पोर्शन है ब्लास्ट फर्नेस का, इसको स्लैग फॉर्मेशन जोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्लैग फॉर्मेशन जोन। इसको हम लोग कहते हैं स्लैग फॉर्मेशन, स्लैग फॉर्मेशन जोन। ये क्या होता है भाई, स्लैग फॉर्मेशन जोन। नहीं, इस पार्ट में जब चेक किया गया 1123 केल्विन पर देखा क्या गया कि इसके साथ जो हम लोग ओर डाल रहे थे, कोक डाल रहे थे और लाइम स्टोन डाल रहे थे, नहीं तो ऊपर से जो लाइम स्टोन आ रहा है नीचे की तरफ, वो इस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर, 1123 केल्विन टेम्परेचर पर, एट 1123 केल्विन टेम्परेचर। क्या होता है भाई इस टेम्परेचर पर, तो एट 1121 केल्विन टेम्परेचर, नहीं CaCO3 यानी जो लाइम स्टोन है वो जैसे ही उसको 1123 केल्विन टेम्परेचर मिलता है, ये टूट जाता है CaO और प्लस CO2। नहीं, तो CO2 क्या है, गैस, उड़ गया। नहीं, ये CO2 गैस सब कहां से निकल रहा है, यहां पर जो भी एक्स्ट्रा गैस होगा वो यहां से निकलता जाएगा, ध्यान रखना है, ध्यान समझो। अब यहां बच क्या गया, CaO। अब ये जो CaO बचा ये हमारे लिए क्या है, फ्लक्स। अब याद करो कि हम लोग थोड़ा देर पहले तुमको बताए थे कि हेमेटाइट ओर में SiO2 भी इंप्योरिटी है।
लिखे थे। तो अब क्या होगा कि ये जो फ्लक्स बनता है, नहीं वो फ्लक्स क्या करता है, CaO SiO2 से रिएक्शन करता है, नहीं और रिएक्शन करके क्या बना देगा, CaSiO3। तो ये हमारे लिए क्या है, फ्लक्स। ये हमारे लिए क्या है, गैंग। नहीं तो फ्लक्स और गैंग मिलकर क्या बनाते हैं, स्लैग। स्लैग क्या होता है, भारी, ये नीचे बैठना शुरू कर देगा। दिक्कत है, नहीं तो ये रिएक्शन किस पार्ट में होता है, तो मिडिल पोर्शन में होता है। मिडिल पोर्शन में टेम्परेचर कितना है, 1123 केल्विन। नहीं यहां पर क्या बनता है, स्लैग बनता है, इसीलिए इस जोन का नाम क्या रखा गया, स्लैग फॉर्मेशन जोन। ठीक है, जहां दिक्कत होगा वहां बोलिएगा। तो यहां से हम लोग का स्लैग फॉर्मेशन जोन हो गया। अब चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए, इतना में दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो देखा जाए, हम लोग को देखा जाए तो अब क्या हुआ, ये तो समझ में हम लोग को आ गया कि यहाँ का क्या रिएक्शन हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी समझ में आ गया। नहीं फिर 1123 केल्विन पर क्या हो रहा है ये भी समझ में आ रहा है। नहीं अब आता है बात रिडक्शन, किसका बात आता है, रिडक्शन का। नहीं तो रिडक्शन किसका, Fe2O3 का। नहीं क्योंकि इस जो पाउडर आप डाले हुए हो, यहाँ पे जो पाउडर आप, सॉरी यहाँ पर जो पाउडर आप यूज किए हुए हो, इस पाउडर में आपके पास ओर है कि नहीं है, और ओर के रूप में कौन है, Fe2O3। क्यों, क्योंकि आपका FeO जो था वो भी तो Fe2O3 बदल चुका है, नहीं बदल चुका है क्या कैल्सिनेशन के समय। ठीक है, तो हमारे पास Fe2O3 भी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अगला पढ़ रहे हैं, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, नहीं तो रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड कितने जगह पे एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एट टू प्लेसेस, एग्जिस्ट एट टू प्लेसेस इन द ब्लास्ट फर्नेस, इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस में दो जगह पे एग्जिस्ट करेगा, जो हम लोग कल भी बताए थे। नहीं एक जहां पर टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम होगा। नहीं तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं रिडक्शन ऑफ Fe2O3, reduction of Fe2O3 when the temperature is below 1073 केल्विन। ठीक है, तो ऊपर से आपका ओर आ रहा है। नहीं अब ये जो ओर आ रहा है वो कौन सा है, Fe2O3, सॉरी यहाँ पे समझे एक बात, रिडक्शन ऑफ Fe2 व्हेन टेम्परेचर इज बिलो 1073 केल्विन। अब ये बताओ कि जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम होगा, इस समय रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कल याद है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं क्या यहां पर हम रिड्यूसिंग एजेंट बराबर कोक लिख दें, नहीं बोल रहा है सर, है नहीं बोले हैं, चलिए कैसा लह जाए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन नहीं हो सकता है, ठीक है, हम लोग कल ग्राफ से बताए थे आपको। चलो तो अब हम रिएक्शन लिखते, चलो भाई हमारे पास क्या है, Fe2O3, इसका रिएक्शन किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। बताओ अगर टेम्परेचर, कल याद करो हम लिखे थे 573 केल्विन से अगर 673 केल्विन होगा तो ये कन्वर्ट करेगा Fe3O4 में, कन्वर्ट करेगा, और ये CO कन्वर्ट कर जाएगा CO2 गैस में। बोलो इतना में दिक्कत है, नहीं फिर ये जो Fe3O4 बना, ये Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, और टेम्परेचर 773 केल्विन से कितना 873 केल्विन होगा, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा Fe में, कन्वर्ट करेगा। नहीं तो यहां से Fe सॉलिड और प्लस CO2 गैस हो सकता है। कब, जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम होगा तब, तो वहां पर ये रिएक्शन हमको लिखना पड़ेगा। या इसी का हम एक और फॉर्म बताए थे, याद करो, या तो ये होगा, नहीं या जो Fe2O3 है, Fe2O3 नहीं वो CO से रिएक्शन करे और डायरेक्टली टेम्परेचर कितना हो 773 केल्विन से कितना 873 केल्विन, तो यहाँ पे क्या बनेगा FeO, ध्यान रखना है Fe नहीं बनेगा, नहीं FeO बनेगा।
ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर Fe कब बनता, अगर यहाँ पर Fe3O4 होता तब, देख रहे हो कल हम डिफरेंस समझाए थे, आज इसको नहीं समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना ये। चलिए, तो ये रिएक्शन होगा हम लोग का कब, ये तीनों रिएक्शन कब होंगे, जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम होगा तब। नहीं तो यानी कि ये रिएक्शन हम लोग का लगभग 500 से 900, ऐसा बुक में लिखा रहता है कि ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन जिसको हम लोग रिडक्शन जोन कहते हैं, नहीं ये रिएक्शन आपका टेम्परेचर जो होता है वो कितने पे होता है, ये 500 से लेके 900 केल्विन के बीच में ये रिएक्शन आपका होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाओ, अगले स्टेप पे आ जाओ। नहीं तो अगला स्टेप अगर हम देखें, देखा जाए तो एक तो हमको समझ में आ गया कि यहां से यहां, सॉरी हर बार हम लोग को भुला जा रहे हैं, यहां से यहां तक ये हमारे लिए, यानी जब टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर ही रखा जाए, नहीं यहां पर टेम्परेचर कितना 500 से 900 केल्विन रहेगा, तो एक यहां पर हम लोग का रिडक्शन होगा, यानी रिडक्शन जोन एक यहां बनेगा ब्लास्ट फर्नेस में। फर्स्ट हम बता दिए। अब सेकंड, सेकंड क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन कितना 1073 केल्विन, जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अब यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कार्बन होगा। ध्यान रखना यहां पर अब रिड्यूसिंग एजेंट के जगह पर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान से समझो, हमारे पास जो पिछला रिएक्शन था उसमें ध्यान से देखो, नहीं ये तो समझ में आ गया था, Fe यहां से मिल सकता है। नहीं अगर ये वाला हुआ Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन किया और कुछ FeO बन गया, कुछ FeO बना ना, तो ये FeO फिर ऊपर से नीचे आएगा ना जी। नहीं तो जब FeO ऊपर से नीचे आएगा बाबू, तो हमको ये बताओ अब जो तुम्हारा FeO बना था, नहीं सॉलिड, ठीक है, सॉलिड लिक्विड लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है सॉलिड लिक्विड, यानी ये जो आयरन ऑक्साइड होता है थोड़ा स्पॉन्जी होता है, ठीक है, क्योंकि हीट बहुत है ना, आयरन आपका यानी कि बहुत हार्ड नहीं रहेगा, स्पॉन्जी रहेगा, यानी मुलायम टाइप का रहेगा, कि बहुत गर्म ब्लास्ट फर्नेस से बहुत हीट रहता है, ध्यान रखना है। तो सॉलिड लिक्विड दोनों लिखता है, तो सॉलिड लिक्विड जब दोनों, तो क्या बोलेंगे इसको, स्पॉन्जी आयरन, क्या बोलते हैं इसको, स्पॉन्जी आयरन ऑक्साइड। चलो अब इसका रिएक्शन कौन काम करेगा, कार्बन, क्या बनेगा Fe, और प्लस में क्या बनेगा CO। अच्छा यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा बाबू, 1073 केल्विन से ज्यादा, नहीं 1073 केल्विन से ज्यादा, बोलो दिक्कत है। नहीं तो जो Fe2O3 FeO में बदले होंगे, वो जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वो फिर कार्बन से उनकी मुलाकात होगी। नहीं तो 1073 केल्विन से जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, उस समय कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लगेगा और इनको क्या करेगा, Fe और प्लस CO बना देगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। साथ साथ ये भी होगा, ध्यान समझना, नहीं आप ऊपर से डाल रहे हैं तो ऊपर से Fe2O3 भी तो आ रहा है ना, नहीं तो कुछ Fe2O3 जो है वो मान लो यहां पर आ गया, इस टेम्परेचर पे आ गया 1073 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर, यानी हम लोग का इस जोन में आ गया, ठीक है। चलो तो अगर ये भी तो हो सकता था कि कुछ Fe2O3 ऊपर से नीचे आ गए, नहीं जो FeO में नहीं बदले हैं, तो उनका भी रिएक्शन हम लोग को बुक में दिया रहता है, तो उनके लिए भी जब टेम्परेचर 1073 केल्विन ज्यादा है तो इनके लिए अब कौन काम करेगा, कार्बन। नहीं और यहां पर भी टेम्परेचर कितना होगा, ग्रेटर देन 1073 केल्विन, नहीं और ये कन्वर्ट कर जाएगा सीधे किस पे, Fe और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। बोलो दिक्कत है, तो अब तुमको Fe मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा, जो FeO होगा वो भी Fe देने लगा, जो Fe2O3 होगा वो भी Fe देने लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तो यहाँ से हमको Fe मिलना शुरू होगा कि नहीं होगा, मिलना शुरू हो गया। तो ये हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन इस तरह से कर लेंगे, ध्यान रखना है। अब क्या होगा, ध्यान रखना है, लास्ट पोर्शन में क्या कहा जाता है हम लोग को समझ लो, हम लोग कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि अब रिडक्शन होने के बाद आयरन ऊपर से नीचे की तरफ आने लगता है। नहीं तो अब देखो यहाँ 1423 से 1673 हो रहा है, नहीं तो जब ऊपर से नीचे आएंगे, ध्यान रखना है, कंसंट्रेट करना, जब
नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, नहीं तो इसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक जोन। क्या कहते हैं इसको? एंडोथर्मिक जोन। लेकिन जब ऊपर से नीचे आओगे इस टेम्परेचर में तो इसको कहते हैं फ्यूजन जोन। दोनों में डिफरेंस है बाबू, ध्यान रखना है। जब नीचे से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घट रहा है, जब ऊपर से नीचे आओगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। नहीं तो इस जोन का नाम क्या होगा? फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन क्यों कहा गया? क्योंकि ऊपर से जो आयरन का रिडक्शन करके ऊपर से जो आयरन के पार्टिकल आते हैं वो इस जोन में आकर मेल्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? मेल्ट कर जाते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि इन फ्यूजन जोन, इन फ्यूजन जोन आयरन पार्टिकल्स मेल्ट, ध्यान रखना है, मेल्ट एंड सेटल्ड डाउन इन ब्लास्ट फर्नेस, सेटल डाउन इन ब्लास्ट फर्नेस। बोलो दिक्कत है? नहीं, ध्यान रखना होगा। हाँ बोलिए। सोलह सौ तिहत्तर से 1423 जब जाएगा तो इस जोन को हम लोग क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक जोन, क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। नहीं, इसके बाद टेम्परेचर घट रहा है लेकिन वो एंडोथर्मिक जोन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जोन में हम लोग का जो रिएक्शन होता है उसको हीट की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्लाइट हीट से टूट जाता है। जैसे आपका कोयला नीचे जल रहा है तो ब्लास्ट फर्नेस खाली नीचे ही गर्म होगा कि ऊपर तक ले गर्म होगा? ऊपर तक गर्म होगा। हाँ, ऊपर टेम्परेचर कम हो जाएगा। नहीं तो यहां पर यहां जो रिएक्शन हो रहा था, याद करो, स्लैग फॉर्मेशन, CaCO3 टूट रहा था CaO प्लस CO2 में, तो उसको टूटने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब की आवश्यकता नहीं है। ये जो नीचे जो कोयला जल रहा है ना उसी से वो टूट जा रहा है, सिर्फ दो ही के लिए। फ्यूजन जोन भी ऊपर से नीचे के लिए, बस ध्यान रखना है, ठीक है? इतना में दिक्कत है? तो यहां से क्या हुआ? इन फ्यूजन जोन आयरन पार्टिकल्स मेल्ट एंड सेटल डाउन इन द ब्लास्ट फर्नेस। याद रखना है कि जो स्लैग होता है, यहां पर ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या होगा कि नीचे यहां जो बैठेंगे वो सब ये वाले कौन है? आयरन, मेल्ट आयरन। नहीं, इसको हम बोले मेल्ट आयरन। यहां पर आपके मेल्ट आयरन है, लिखा भी हुआ है मोल्टेन पिग आयरन। ये आपका मेल्ट आयरन हो गया जो कि यहां से निकलने लगेगा, बस में रहे। और मोल्टेन आयरन से हल्के कौन होते हैं? स्लैग। नहीं तो स्लैग मोल्टेन आयरन के ऊपर रहते हैं। ये हो गए हमारे स्लैग, जो ये ग्रीन कलर से हम दिखा रहे हैं, ये हो गए आपके स्लैग। तो स्लैग इस नली से बाहर निकलेंगे, ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? नहीं तो धीरे धीरे यहाँ पर एक बर्तन इकट्ठा कर दीजिए जिसमें स्लैग आ जाए, और यहाँ पर एक बर्तन लगा दीजिए जिसमें आपके मोल्टेन आयरन इकट्ठा हो जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से आपका आयरन निकल जाएगा और आपका स्लैग निकल जाएगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ जो आयरन निकलता है इस आयरन को पिग आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पिग आयरन, ध्यान रखना है, ठीक है? इसको पिग आयरन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो लोहा मिलता है वो 100% प्योर नहीं रहता है, ठीक है? पिग मतलब सुअर, सुअर साफ रहता है गंदा रहता है? गंदा रहता है। नहीं तो इसीलिए इसको पिग आयरन बोल रहे हैं। नहीं, ये गंदा लोहा होता है, उतना ये प्योर फॉर्म नहीं होता है, ध्यान रखना, लेकिन इतना भी गंदा नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है? पिग आयरन जो होता है इसमें इंप्योरिटीज कितनी होती है? इसमें 4% कार्बन प्रेजेंट रहता है। कुछ और इंप्योरिटीज इसमें रहती हैं, नहीं, लेकिन मेन इसमें इंप्योरिटीज कौन रहता है? कार्बन, जिसका परसेंटेज कितना है? 4%। बोलो इतना में दिक्कत है? नहीं, अब पिग आयरन को कास्ट आयरन में कन्वर्ट किया जाता है, नहीं, जिसमें परसेंटेज तुमको 3% चला आता है। फिर कास्ट आयरन को रॉट आयरन में कन्वर्ट किया जाता है, नहीं, जिसमें परसेंटेज कार्बन का 0.2% टू 0.5% आ जाता है। रॉट आयरन जो होता है वो कार्बन का लोहा का प्यूरेस्ट फॉर्म है। मेरे पास में आ रहा है? जो रॉट आयरन होता है वो तुमको लोहे का सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म है जिसमें कार्बन का इम्प्योरिटी सबसे कम रहता है। बस में आ रहा है? तो कौन कौन सा लोहा हम लोग को मिला? पिग आयरन। पिग आयरन को कन्वर्ट करते हैं कास्ट आयरन में। कास्ट आयरन में परसेंटेज कितना होता है कार्बन का? 3%। और रॉट आयरन उसके बाद बनता है, उसमें परसेंटेज कितना होता है? 0.2% टू 0.5%। ठीक है, इतना में दिक्कत है? ठीक है, तो थोड़ा सा और हम लोग का रहेगा जो हम लोग अगले क्लास से बता देंगे, लेकिन एक्सट्रैक्शन हम लोग का खत्म हो गया, आयरन का एक्सट्रैक्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग का टॉपिक क्या होगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर।
ठीक है, ध्यान रखिएगा।